हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर 4 चल रहा है। पेज नंबर 119 है। 25 नवंबर 2025 का दिन है और हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फॉर्म। जी। तो डॉक्टर मितपाल भाई मैरियम स्टडी कह रही हैं कि the physiognomists of all ages have understood the connection between form and character, and to a certain extent between form and function. जी। किसी भी युग के, किसी भी दौर के फिजियोग्नोमिस्ट जी। रहे हों, वो सभी फिजियोग्नोमिस्ट जो हैं वो समझते थे कनेक्शन फॉर्म यानी कि स्वरूप के और गुणों के बीच में जो कनेक्शन था, किसी का कैसा स्वरूप है और उसमें कैसे गुण होंगे, ऐसा कनेक्शन वो सभी युगों के फिजियोग्नोमिस्ट समझते थे। और सर्टेन एक्सटेंट, कुछ मतलब निश्चित हद तक वो फॉर्म और फंक्शन, जैसा स्वरूप वैसे ही उसका काम करने का तरीका, उसके फंक्शन, उसके कर्म, वो ऐसे भी समझते थे। फॉर्म और स्वरूप और फंक्शन को भी, बीच के कनेक्शन को भी समझते थे। नेचुरलिस्ट्स एंड साइंटिस्ट्स have given various rules for translating form into character, while artists who deal with form as an art with few and rare exceptions have left no true rules upon which to base a correct estimate of human character. जो नेचुरलिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने विभिन्न रूल बनाए ट्रांसलेट करने के क्रम में किसी के स्वरूप को गुणों के अंतर्गत। फॉर्म का मतलब है स्वरूप। यहाँ किसी की फॉर्म को उसके गुणों में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है, वो उन्होंने वेरियस रूल्स बनाए। जबकि जो आर्टिस्ट रहे हैं, ठीक है जी, जबकि आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने फॉर्म को डील करा है एक आर्ट की तरह, विद फ्यू एंड रेयर एक्सेप्शन, कुछ एक एक्सेप्शंस छोड़ दें, हैव लेफ्ट नो ट्रू रूल्स, उनके कोई रूल्स नहीं बने, अपॉन विच टू बेस द करेक्ट एस्टिमेट ऑफ ह्यूमन करेक्टर, जिनके आधार पर ह्यूमन करेक्टर को एस्टिमेशन कर सकें सही सही, ऐसे कोई रूल आर्टिस्ट नहीं बना पाए, जबकि साइंटिस्ट और नेचुरलिस्ट ने बनाए। दिस इज नॉट टू बी वंडर्ड एट, as highly imitative and imaginative minds are not adapted the kind of observation, cool analysis and reason which is needed to reveal and expound principles of nature. बहुत ही खूबसूरत हमारे लिए भी है ये। कह रही हैं इसमें कोई अचंबा भी नहीं था कि आर्टिस्ट क्यों नहीं बना पाए रूल, क्योंकि जितना हाईली इमेजिनेटिव नहीं था, जितना हाईली इमिटेटिव बंदा होगा, जितना हाईली इमेजिनेटिव माइंड होगा, वो उसका ऑब्जर्वेशन को नहीं मजबूत कर पाएगा अपने। नॉट अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, कूल एनालिसिस एंड रीजन, उसका ऑब्जर्वेशन, उसका कूल एनालिसिस और उसकी रीजनिंग पावर, जो के प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को रिवील करती है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस और रीजनिंग, इसको नहीं इसका धनी नहीं होगा। कौन? जो बहुत ज्यादा इमिटेटिव होगा और इमेजिनेटिव माइंड वाला होगा। इसलिए वो नेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका खुलासा कम कर पाता है वो, इसलिए रूल कम बना पाए। क्यों? अब इसको ऐसे ले लो, हम जितने बहुत ज्यादा इमिटेटिव करने वाले और जितना हम इमेजिनेशन में दौड़ने वाले, थोड़ा सा मेरा भी भाव है ये कई बार, जो इमेजिनेशन
कहते हैं ना मेटामॉर्फिकली जो पहुंच जाते हैं ज्यादा, हुँ, उनका ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस और रीजनिंग थोड़ी सी एक कदम पीछे रहती है। इसलिए वो नेचर्स के प्रिंसिपल्स को जो है वो रिवील नहीं कर पाते, जितना वो करता है जो शांत रहेगा, जो हुँ, कूल रहेगा, जो हुँ, एक तरह से इमेजिनेटिव कम होगा। हुँ, अगर हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कहें, जो हुँ, अपने हवा में नहीं रहेगा, जिसका हुँ, दिमाग में ठहराव होगा, वही अच्छा हुँ, ऑब्जर्वर, वही अच्छा एनालिटिकल, वही अच्छा हुँ। रीजनिंग वाला बंदा होगा। किसी तथ्य इ को वो सही से रिवील करेगा। हाइली इमिटेटिव का मतलब? इमिटेटिव का मतलब होता है नकल करना, अनुसरण करना किसी का। हुँ, जैसे कि हम कॉपी करते हैं ना, हुँ, जैसा वो खाते हैं वैसे ही बैठ के हम खाते हैं, जैसे वो चलते हैं वैसे ही हम चलते हैं, जैसे ही वो कहते हुँ, हैं भैया ने तो ये कहा, भैया ने तो वो कहा, गुरुजी ने तो ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये इमिटेशन है। हुँ, और इमेजिनेशन वो है जो अपने बहुत ज्यादा थॉट्स को जोड़ता चला जाता है, हुँ, वो इमेजिनेटिव होता है। जबकि दोनों ही ये क्वालिटी ऑब्जर्वेशन को पीछे कर दिए बंदे के, एनालिसिस को हुँ, बंदे के पीछे करती हैं, रीजनिंग को हुँ, बंदे के कर। मैं बड़े उससे हुँ, कहूँ, हम तीन लोग हैं, हुँ, अमित पाल, अमित शर्मा, पवन। हुँ, अमित अमित पाल, अमित शर्मा है इमिटेटिव का धनी, हुँ, पवन है इमेजिनेटिव का धनी, हुँ, और अमित पाल है प्रैक्टिकल हुँ, करेक्टर को शांत रहने का धनी, ठहराव का धनी। हुँ। लेकिन मुझे पता है एक चीज़ लगती है भैया, हम्म। मतलब बैलेंस होनी चाहिए। अभी हाँ, ये भी बढ़िया है, ना, ये बढ़िया है। अभी देख हुँ, बंदे में अब मैं देखो अप्रोप्रिएट भैया इमिटेशन भी होना वो चाहिए, ऐसे अप्रोप्रिएट इमेजिनेटिव हाँ, भी होनी वो चाहिए, और अप्रोप्रिएट रीजनिंग और ठहराव भी होना चाहिए। तो इसलिए मैं अभी कोशिश देखो करता ना, हूँ। है जी। हमारे जो हमारे प्रफुल्ल सर थे, हाँ, वो बैलेंस थे, वो फिलॉसफिकल भी थे और वो प्रैक्टिकली भी थे। प्रैक्टिकल भी थे, उन्होंने एलाइड को भी जोड़ा और उन्होंने ब्लैक हाँ, होल को भी जोड़ा। और इसलिए वो वर्ल्ड लेवल पे थे, हाँ, है ना? हाँ, परफेक्शन। अभी आप हाँ, है ना? ना तो बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकली एक वाला आपको बिल बहुत सही बहुत ही अभी आपके शब्द इतने बढ़िया निकले अमित भाई, मतलब हुँ, अल्टीमेट निकले, बड़े सर के हुँ, का एग्जाम्पल देते हुए। इन जिस हुँ, जिस तरह से हम पीछे पढ़ के आए थे कि किसी भी हुँ, इंसान के अंदर पांचों सिस्टम मिलने चाहिए अप्रोप्रिएटली, वेजिटेटिव भी, हाँ थोरेसिक जी, भी, मस्कुलर भी, हाँ, है जी, हाँ जी, और हाँ जी, नर्वस भी, और ओशियस हुँ, भी। जिसमें सारा हुँ, बैलेंस अप्रोप्रिएट होगा, वो परफेक्ट फॉर्म होगी हाँ जी, ह्यूमन बीइंग के रूप में या रचना के। ऐसे ही जिस इंसान हाँ, के अंदर अप्रोप्रिएट हुँ, इमिटेशन की क्वालिटी भी हो, हुँ, इमेजिनेशन भी हो जितना होना चाहिए, और हुँ, ठहराव भी होना चाहिए, तो वो परफेक्ट होगा। और प्रफुल्ल सर बिल्कुल इस पे खरे उतरते हैं। इमेजिनेशन जी, उनका बहुत अच्छा था, वो जोड़ते हुँ, चले जाते थे। इमेजिनेशन के तहत वो पहुंच गए आईटी तक, इमेजिनेशन हुँ, के तहत वो पहुंच गए ब्लैक होल तक। और हुँ, इमिटेशन उनका हैनीमैन साहब के प्रिंसिपल्स को, हैनीमैन साहब के तरीकों को ऐसे कह लो, हुँ, उसका इमिटेशन, और साथ में उनमें ठहराव सारा मिला करके वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर, बहुत अच्छे हुँ, रीजनिंग वाले, बहुत अच्छे एनालिसिस करने वाले भी थे। और ये मुझे बड़ा जी, अच्छा एहसास हो रहा है, शब्दों को सुन बार बार मेरे मन में आ रहे हैं। ये हुँ, तीन बैलेंस जिसमें होगा, वो परफेक्शन की तरफ सबसे परफेक्ट है। नजदीक होगा। हुँ, कोई भी क्षेत्र हो, कोई हुँ, भी क्षेत्र हो जिसमें ये बैलेंस होगा, वो अपने उस क्षेत्र का सबसे अग्रणीय हुँ, पर्सन होगा, सबसे पंक्ति में सबसे आगे वाला होगा वो। परफेक्ट तो हुँ, भगवान ही है भाई, बिल्कुल, लेकिन वो सबसे अगली क्लास का बंदा होता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात, आज मजा आ गया, आपने बात करी। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं, hence we must not expect any great हुँ, light from artist on the subject of meanings
of form, हुँ, although form is the basis of their profession. और यही हुँ, कारण है आर्टिस्ट के साथ कि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि आर्टिस्ट जो है किसी के भी स्वरूप का सही से हुँ, मतलब बता सके, किसी सब्जेक्ट के स्वरूप का हुँ, मैथमेटिकल कैलकुलेट करके। यद्यपि उनके प्रोफेशन का ये फॉर्म बेस है, कोई भी हुँ, स्वरूप ही तो बनाते हैं आकृति के रूप में, लेकिन जी, उससे वो उसका मीनिंग नहीं बता सकते, कमजोर हुँ, रहता है उनका ये पार्ट। दे ओनली डील विद फॉर्म एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी एंड और अगलीनेस विदाउट जी, टू इट्स साइंटिफिक और नेचुरल मीनिंग। आर्ट हुँ, केवल और केवल किसी भी सब्जेक्ट की सुंदरता या उसके भद्देपन को ही एक्सप्रेस कर सकता अपनी आर्ट के थ्रू, बस हुँ, बजाय किसके उसके साइंटिफिक या नेचुरल मीनिंग क्या है। हुँ, हुँ, तो हम जो सामने देखते हैं कोई भी आकृति, हम देखते हैं यार बड़ी बुरी सी लग रही, लेकिन हमें पता चलता कि वो बुरी सी ही बड़ी गुणवान हुँ, है। बिल्कुल, हम देखते हैं बहुत सुंदर है, बड़ा प्यारा सा फूल है, बड़ा प्यारा सा जानवर है, पता चला वो तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, तो ब्यूटी और अगलीनेस को तो रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेचुरल मीनिंग है वो नहीं बता पाते आर्टिस्ट। हुँ, Artists are not a high in the scale of development as are mechanics, inventors और scientists। हुँ, और यही रीजन है कि आर्टिस्ट जो है बहुत हाई डेवलपमेंट के स्केल पे नहीं पहुंच पाते, जिस तरह से मैकेनिक्स वाले पहुंचते हैं, इन्वेंटर्स पहुंचते हैं और साइंटिस्ट पहुंचते हैं। For हुँ, artists are mainly in the muscular and brain system, while the former class are in the bony and brain systems, which is a higher combination than the artistic। तो आर्टिस्टिक हुँ, धनी होता मस्कुलर और ब्रेन सिस्टम का, जबकि हुँ, मैकेनिक्स हो गए, हुँ, इन्वेंटर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये धनी होते हैं बोन और ब्रेन सिस्टम इनका धनी होता है, हुँ, उसके धनी होते हैं। इट इज ट्रू दैट वी हैव हैड ए फ्यू ग्रेट आर्टिस्ट हु वर ग्रेट इन अदर डायरेक्शन। हाँ, ये भी हुँ, सच्चाई है कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हुए हैं जो दूसरी डायरेक्शंस में भी महान हुए हैं, जैसे माइकल हुँ, एंजिलो फॉर एग्जांपल वाज ए मैन कैपेबल ऑफ एज ग्रेट अचीवमेंट इन मैनी अदर डायरेक्शंस हुँ, एज इन आर्ट। गोथे थे, बिल गोथे वाज ऑलमोस्ट एज एमिनेंट इन साइंस एज इन पोएट्री, हुँ, yet the हुँ, great majority of artists are mere surface readers of form and do not need perhaps to know the science or law governing हुँ, form। तो ये जो दूसरा आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट दूसरी दिशा में भी महान धनी थे गुणों के, ये वो वाला भाव आया जो आपने बताया कि उनके हुँ, अंदर एक बैलेंस होगा जरूर थोड़ा बहुत बोन का भी। बिल बिल्कुल, बट साइंस विल रिवॉल्यूशनाइज पेंटिंग एंड ऑल आर्टिस्ट as it has every other department of human knowledge। हुँ, लेकिन कह रहे हैं बट साइंस विल रिवॉल्यूशनाइज पेंटिंग एंड हुँ, ऑल आर्ट्स एज इट हुँ, हैज एवरी अदर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो ये जो साइंस है ये भी एक क्रांतिकारी पहलू है पेंटिंग हुँ, के रूप में और सभी आर्ट्स की तरह। और हर जिस तरह से ह्यूमन नॉलेज हर एक डिपार्टमेंट से पता चलती है या प्राप्त होती है, वैसे ही साइंस और आर्ट ये सब रिवॉल्यूशनाइज पेंटिंग हो सकती है। बट साइंस विल रिवॉल्यूशनाइज पेंटिंग, साइंस विल हुँ, रिवॉल्यूशनाइज पेंटिंग ही समझो, जैसे कि सभी आर्ट्स में होती है। एवरी लीफ हुँ, एवरी ट्री एंड ईच एनिमल फॉर्म रिवील्स इट्स करेक्टर बाय इट्स शेप। एवरी हुँ, पार्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल corroborates every other part so that a skilled observer can learn considerable of one's mentality by the shape or form of the fingernails. Even हुँ, every bone of the body is in harmony with every other bone of the same body, and a physiognomist is quite able to tell what shaped chin or forehead is associated with a given nose or vice versa। क्योंकि हर एक पार्ट हुँ, एक दूसरे से संबंध में रहता है, तो एक इंसान
एक कोई भी फिजियोग्नोमिस्ट बिल्कुल सक्षम हो जाता है बताने में कि किसकी नाक कैसी है, उसकी ठोड़ी कैसी होगी, हम्म, पिन और फोरहेड किस तरह की नोज से एसोसिएट होगी, या वाइस वर्सा। किसी की अगर मान लो नोज बहुत मजबूत है तो उसकी चिन सॉफ्ट होगी क्या, या मजबूत होगी? मजबूत होगी। ऐसे उसका फोरहेड मजबूत होगा या छोटा होगा? मजबूत ही होगा मजबूत जी। होगा प्रोपोर्शन में। और यदि इस प्रोपोर्शन में नहीं है तो फिर इसका मतलब हाँ। वहां वो होगा, रूल जो है वो नियम सही नहीं है, वहां हम्म। ओब्लिक्विटी आ जाएगी उसमें, वहां कुछ ना कुछ बिल्कुल। एरर है। दिस इज नॉट हम्म। ओनली कंपैरेटिव एनाटॉमी बट कंपैरेटिव फिजियोग्नोमी एज वेल। ये ना केवल कंपैरेटिव एनाटॉमी के साथ है, ये कंपैरेटिव फिजियोग्नोमी के साथ भी है। अमित भाई, ऑन द जी। सब्जेक्ट ओ एस फॉलर रिमार्क्स, इस सब्जेक्ट पर ओ एस फॉलर साहब ने ये रिमार्क दिया कि फॉर्म हम्म। दस ऑब्वियसली बिकम्स द ट्रू बेसिस फॉर टेम्परामेंटल क्लासिफिकेशन। हम्म। शेप इज एज करेक्टर। फॉर्म बिल्कुल हम्म। ऑब्वियसली आधार है, सच्चा आधार है किसी के टेम्परामेंटल क्लासिफिकेशन के लिए, शेप के लिए और करेक्टर के लिए जैसे होती है। देन व्हाई शुड नॉट द टेम्परामेंट्स बी नेम्ड एज डिस्क्राइब्ड फॉर दोज फॉर्म्स which accompany them and are conferred by them? दे शुड। हम्म। तो भाई टेम्परामेंट्स को क्यों ना एक नामित कर दिया जाए डिस्क्रिप्शन के लिए किसी फॉर्म के? टेम्परामेंट्स के आधार पर कोई फॉर्म क्यों ना डिस्क्राइब हो जाए फिर? क्यों जी? हम्म। जैसी हम्म। जिसका स्वरूप है वैसे ही उसका टेम्परामेंट है, और ये होना भी चाहिए। ये ओस फॉलर साहब का रिमार्क है। गुणों के आधार पर, बिल्कुल। टेम्परामेंट के आधार पर भी फॉर्म को डिसाइड किया जाए कि किसका, जैसे कॉलरिक टेम्परामेंट है तो हम्म। वो ओसियस होता है, जो नर्वस हम्म। टेम्परामेंट है वो हम्म। ब्रेनी होता ये नहीं होता है, है जी। बिल्कुल। तो जो जी। वेजिटेटिव है वो लिथार्जिक फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट का होता है। तो इस तरह से कोई भी फॉर्म बिल्कुल। टेम्परामेंट को भी, या टेम्परामेंट से फॉर्म को पता कर सकते हैं, या फॉर्म से टेम्परामेंट पता कर सकते हम्म। हैं। तो यहीं रुकेंगे भाई। राम बिल्कुल। राम दोस्त। राम राम भैया, राम।